वेलकम बैक एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे वो एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया गया, वो रदरफोर्ड और उनके कलीग्स के द्वारा किया गया। तो रदरफोर्ड, हांस गेगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, ये तीन साइंटिस्ट मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें अल्फा पार्टिकल वेरियस मेटल शीट्स पे, जो कि पतला थीन मेटल शीट्स था, उस पर बम्बार्ड कर रहे थे, उस पर गिरा रहे थे और उसका रिजल्ट वो देख रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1911 में। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इस तरह का कुछ सेटअप किया और इसमें क्या किया कि यहाँ पे मेटल है और ये रिंग जो है, ये रिंग है डिटेक्टर। वहाँ पे अगर कोई पार्टिकल आके टकराएगा तो वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल आके टकराया है। ऐसा ही जैसे कि कैथोड रेज में हम लोग देख रहे थे कि वो पीछे वाला स्क्रीन वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे ही ये भी एक डिटेक्टर है जो कि मॉडर्न डिटेक्टर समझ सकते हैं या उसी टाइप का डिटेक्टर आप समझ सकते हैं। तो ये बीच में जो मेटल था, ये अलग अलग मेटल शीट जो है वो अलग अलग मेटल का लगाया गया, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, वेरियस मेटल्स का। लेकिन वो जो गोल्ड का मेटल है, गोल्ड बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है, मतलब मेलिएबल मतलब बहुत ही पतला कर सकते हैं उसको। तो वो पतला लगाया गया अराउंड 0.4 × 0.1, मतलब इसी को 100 नैनोमीटर्स भी बोल सकते हैं। और दूसरा मेटल्स था वो लगाया गया 0.3 × 0.4, मतलब 40,000 हो गया, 4000 नैनोमीटर्स का। ये अदर मेटल्स लगाया गया था, एक मिनट, नैनोमीटर्स का, या इसको सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो इसको सेंटीमीटर्स में लिखेंगे। तो इतना नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर का गोल्ड प्लेट या अदर मेटल को भी लगाया गया। तो वो बहुत थिन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, तो वो 0.0004 सेंटीमीटर का था। तो वो क्या देखे कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि एज इससे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया वो जे थॉमसन द्वारा प्लम पुडिंग मेटल दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि एटम में थ्रू आउट द एटम पूरा मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अच्छे तरह से पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो इस सीट से पूरा पास होके सीधा जाके टकरा जाएगा। इस सीट में, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सीट में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और सीधा जाके टकराएगा या कम एंगल पे ऐसा बेंड होके चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा ये गया, ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो कुछ पार्टिकल तो वैसे ही जाके 95% टकरा जा रहा था और कुछ पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा एंगल पे जाके टकरा रहा था, और कुछ जो 1 इन 20,000 पार्टिकल्स है, मतलब बहुत कम पार्टिकल ऐसा था जो सीट में पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा था, उस सीट के अंदर जा ही नहीं रहा था, मतलब मोर देन 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने एक इसी पे स्टेटमेंट दिया कि ये वैसे ही है, उसी के बराबर है कि अगर हम किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे कोई अगर बुलेट फायर करे और वो बुलेट उससे टकरा के वापस आ जाए, ये इस तरह का, इस लेवल का था वहाँ पे कि वो छोटे पतले जो मेटल फॉयल है उस पर अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के लौट के आ जा रहा है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे हीलियम है ना, हीलियम, इस हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो जो बचेगा हीलियम+2 आयन, इसी को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि उनमें 3 तरह का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चला जा रहा था, जैसे उन्होंने एज्यूम किया था। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को अगर सही मान ले तो उन्होंने एज्यूम किया कि सारा पार्टिकल सीधा चला जाना चाहिए, कोई भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन या रिटर्न तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ पार्टिकल्स, 99% पार्टिकल्स वो स्ट्रेट चला गया, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो था वो बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट किया, बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट किया। और कुछ तो ऐसे भी पार्टिकल्स है जो इसमें पेनिट्रेट ही नहीं किया, ये लौट के चला आया, या कुछ तो उसी रास्ते पे लौट गया। ठीक है, तो इसी पे उन्होंने बोला था कि अगर ये तो उसी तरह की बात हो गई कि किसी पेपर पे अगर गोली को फायर किया जाए तो वो लौट के आ जाए, वो इस लेवल का यहाँ पे बात हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एटम्स जो होता है, अगर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल
को अगर सही मान ले तो उसका इतना पावर नहीं है कि वो उतना काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स को वो डिफ्लेक्ट कर पाए। तो उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ये एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस पे सारा चार्ज जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस पे है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड ऐसा रिवॉल्व करता है। उन्होंने ये बोला कि एक न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेटेड है। तो मैं तीनों एक्सपेरिमेंट और तीनों ऑब्जर्वेशन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने 3 तरह के पार्टिकल का डेविएशन देखा, उसमें से 2 का मैंने लिख दिया है, तीसरा जगह नहीं, इसके बाद लिख दूंगा। तो फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% विदाउट एनी सफरिंग डिफ्लेक्शन, एनी डिफ्लेक्शन वेंट, यहाँ पे वेंट लिखना भूल गया। Most of the alpha particles, nearly 99%, went without suffering any deflection. It means there must be a large empty space within atom or atom is extraordinarily hollow. तो ये जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो बिना कोई डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट लाइन में चला गया या बहुत ही कम डिफ्लेक्शन आया, तो ये 99% जो है वो स्ट्रेट चला गया। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हॉलो है, मतलब बहुत जगह एटम में खाली है। तो इसमें जो एटम्स दिख रहा है ना, एक्चुअली में वो एटम्स नहीं, वो सिर्फ मैंने न्यूक्लियस बनाया है। एटम्स इससे बड़ा होता है, न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा बना दिया मैं, एटम न्यूक्लियस इसका बहुत ही छोटा होना चाहिए, मैंने बड़ा बनाया कि आप उसको देख सके। तो इसमें डायरेक्ट बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे सीधे चले जाते हैं। तो जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह में एटम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जगह इसमें क्या है, खाली है, जिससे पता क्या चलता है कि एटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या है, हॉलो है। सेकेंड पॉइंट है ए फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, इट वाज कंक्लूडेड दैट whole positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in atoms. तो कुछ ऐसा पार्टिकल्स था, जैसे कुछ ये पार्टिकल्स है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, जिससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक खास जगह पे कंसंट्रेटेड है, मतलब सारा एटम पूरे में बटा नहीं है पॉजिटिव चार्ज, एक खास जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसके बगल से अगर कोई पार्टिकल जाता है तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन एटम, और वो जगह बहुत ही छोटा है जहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसी जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम बोलते हैं। तो कुछ पार्टिकल ज़्यादा डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। When an alpha particle come closer, they suffer force of repulsion, hence deviate. कुछ पार्टिकल्स हैं कि उस एटम के पास, जैसे ही एटम के पास जाने लगते हैं तो उस एटम के न्यूक्लियस के पास में जैसे जाते हैं तो वो डेविएट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और वो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके कारण थोड़ा सा उसका एंगल बदल जाता है, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। और ये इसमें न्यूक्लियस का डिफिनीशन है, द positively charged heavy mass which occupies a small volume in an atom is called nucleus। मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास, जैसे कि मान लो ये एटम है, तो यहाँ पे एक छोटा सा, ये भी बहुत बड़ा हो गया, अगर इसके साइज के कंपेरिजन में देखें तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा किया जा रहा है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आता है ना, तो जब अब ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच ऑक्युपाइज ए स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास जो एटम में बहुत कम जगह को लेता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इट सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये ऐसा माना गया कि ये एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो अगर 3D में आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन करें तो जैसे कि ये पूरा सेटअप है, यहाँ पे ये जो है अल्फा पार्टिकल का इमीटर है और यहाँ से रे गया, और इसके बीच में ये जो गोल्ड है, इसको आप सीट नहीं, इसको एटम्स माने तो अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक एटम का लेयर इसको समझिए, वैसे ये 20-25 एटम का लेयर होता है, लेकिन आप एक देखिएगा, एक एटम के लेयर सोचिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इससे जाके टकराता है तो कुछ पार्टिकल स्ट्रेट चला जाता है, कुछ कम डिफ्लेक्शन से, और कुछ पार्टिकल्स जो है वो उसमें पेनिट्रेट ही नहीं करता है, वो लौट आता है,
वो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इस एटम में ये छोटा छोटा उसके अंदर न्यूक्लियस है, जो कुछ पार्टिकल उससे जाके न्यूक्लियस से टकरा जाता है वो लौट जाता है, बाकी जिसका कम रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसके पास जो जाता है तो उसमें कम डेविएशन होता है, मतलब डेविएट हो जाता है, और कुछ लौट जाता है जब उसके स्टेट सामने जाएगा। वो तीसरा पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि ए वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉयल एट ऑल, मतलब बहुत कम, जैसे कि 20,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो इस फॉयल में पेनिट्रेट ही नहीं किया, वो उससे लौट के आ गया, वापस आ गया, ठीक है। डिड नॉट पास थ्रू द फॉयल एट ऑल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, अपने पाथ से 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, मतलब इस पार्टिकल में गया ही नहीं, इस सीट में गया ही नहीं। और इवन कम बैक इन मोर और लेस सेम डायरेक्शन, और कुछ तो इसी डायरेक्शन में वापस भी लौट गया, फ्रॉम विच दे हैव कम। इससे इंडिकेट क्या होता है, इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन विथ द हैवीली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज मास, मतलब इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसमें जो जैसे ये एटम है, इसमें जो न्यूक्लियस है, इससे अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट जाके कोलाइड करता है और इसके कारण ये लौट जाता है, ये रिजिड है, कठोर है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण ये कह रहे हैं ये रिपेल कर जा रहा है, फिर ये वापस आ जा रहा है। तो आप एक एज्यूम करो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस न्यूक्लियस में टकराते ही या उससे पहले ये लौट के फिर वापस आ जा रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ पे जा रहा है ना, वो स्लो होता जा रहा है, स्लो होते 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 यहाँ पे न्यूक्लियस से पहले टकराने से पहले वो लौट जा रहा है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का साइज जहाँ पे वो गया है, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस जो मान लो एक R0 है, उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, उससे कम ही होना चाहिए। एटम के अंदर गया, वो न्यूक्लियस में बस नहीं घुसा है, न्यूक्लियस से या तो टकरा के आ गया या उससे पहले वो रुक गया और फिर वापस आ गया। तो वो जहाँ पे जाके वो अल्फा पार्टिकल रुका है, तो न्यूक्लियस और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो उसको हम R0 मानेंगे, R0, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इनिशियली क्या था कि जैसे कि ये यहाँ पे एक डायग्राम्स में बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रुक के फिर वापस आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे रुका है और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जो है उसको R0 माने हैं, ठीक है। तो इनिशियली शुरू में जब रिलीज हुआ था, इस गन से निकला था अल्फा पार्टिकल, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², ठीक है। तो उसके मास और उसका वेलोसिटी का, तो ये काइनेटिक एनर्जी के पास था, और जैसे जैसे गया ये स्लो होता गया, और यहाँ पे जाके ये रुका, एक जगह पे रुका, फिर वापस आएगा ना, तो जहाँ पे रुका वहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता गया, पोटेंशियल एनर्जी उस न्यूक्लियस और इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से बढ़ता गया, ठीक है। वहाँ पे जाके एक जगह पे जहाँ पे रुका, फिर वहाँ से वापस लौट के आया, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv² हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पे Q1 इसका चार्ज, Q2 इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा 2e, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन्स का चार्ज मान लो E है, वैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी E से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है तो +2e मान लो, ठीक है। तो 2 इसमें प्रोटॉन्स है तो +2e, और ये जिसका एटम होगा उतना, तो Z मतलब हाइड्रोजन का होगा तो 1, तो Z उसका 1 हो जाएगा, Ze। हीलियम का होगा तो 2, ऐसे ही गोल्ड का होगा तो गोल्ड का जितना एटॉमिक नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन्स, इतना चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा K Ze इंटू 2e बाई R। यहाँ पे R जो जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ पे R0 है, तो
जब रुका हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी और उसका काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो के ई इजकल टू हाफ बोल रहा हूँ, के जेड ई इंटू 2E बाई आर नॉट। तो आर नॉट हो जाएगा के जेड 2Z ई स्क्वायर बाई आर नॉट के ई। तो ये आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर उस सीट का, जो सीट उसके बीच में है, जहाँ जिसके एटम पे के पास जाके वो अल्फा पार्टिकल रुका है। और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया या इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों का सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस में। तो प्रोटॉन का चार्ज ये आर नॉट हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल रुक गया है इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस से पहुँचने से पहले, वो आर नॉट हो गया। यहाँ पे के क्या हो जाएगा, के होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। ये हो जाता है इसका वैल्यू, या CGS यूनिट में इसका क्या होता है, MKS में ये होता है, CGS में इसका 1 होता है वैल्यू। ठीक है, तो आर नॉट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो उन्होंने देखा क्या कि आर नॉट का वैल्यू जो था वो किसके ऑर्डर में था, 10⁻⁻14 मीटर के। मतलब आर नॉट इतना था। जब आर नॉट कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे गोल्ड एटम रखा गया और ये अल्फा पार्टिकल्स था, तो आर नॉट इतना था। तो अभी तो इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियस जो होगा उसका साइज इससे हमेशा छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ जाके रुका, इससे बड़ा अगर होगा तो न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। इसके लिए क्या होगा, इससे छोटा होना चाहिए न्यूक्लियस। एटम इससे बड़ा हो सकता है पर न्यूक्लियस इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर मॉडर्न कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियस का साइज होता है, साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और वही एटम के साइज का ऑर्डर है 10⁻10 मीटर। ऑर्डर से क्या मतलब है, ऑर्डर किसको बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻19। ये ऑर्डर हुआ। टोटल वैल्यू अगर देखें तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन ऑर्डर का मतलब हुआ कि कितना छोटा है वो, डेसिमल पॉइंट्स में कितना डेसिमल पॉइंट के बाद आता है। तो इसमें 10⁻⁻15 इसका न्यूक्लियस का साइज हो गया और एटम का साइज ये हो गया। अब हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहां पे स्कैटरिंग एंगल डालते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें डालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसको अच्छे से समझने, यहाँ पर एंगल डाल देते हैं। यहाँ मान लो 5 डालेंगे, यहाँ 10 डालेंगे, यहाँ 15 डालेंगे, यहाँ 20, 40, 80, 90, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 डालो, 100 डालो, 1000, 2000, 5000। तो ये एक्यूरेट नहीं है, पर आप समझो कि इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, ये इधर भी बढ़ता जा रहा है। तो देखते क्या है कि 5000 जो पार्टिकल्स था उसका स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत कम है, मतलब 5 डिग्री का एंगल है। 2000 का भी कितना है, 5 और 10 के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल है जो कम एंगल से डिफ्लेक्ट किया है, और बहुत कम ही ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किया है। मतलब 90 डिग्री के एंगल से बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया है, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल कैसा है जो कि कम एंगल से डिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि ये न्यूक्लियस क्या है, रिजिड है, और कुछ ही पार्टिकल्स यहाँ जाके टकराता है, बाकी जो एटम है वो बहुत हॉलो है, मतलब बहुत खाली जगह है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि उतना रिपल्स नहीं करता है। वो तो जनरली अट्रैक्ट नहीं करेगा अल्फा पार्टिकल का, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इसको के पास चला जाता है। अगर इसके साइज के हिसाब से, अगर इस एटम के साइज के हिसाब से न्यूक्लियस बनाए तो ये एक छोटा न्यूक्लियस मान लो, तो अगर इतना बड़ा एटम अगर बनाए तो भी ये
न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, इसको और छोटा करना पड़ेगा तो इस बोर्ड पे ऐसा आ पाएगा। तो न्यूक्लियस एटम के मुकाबले बहुत ही छोटा है और इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।